नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 24वां दिन है और हम आज रोज की तरह फिर आपके सामने एक नए पॉइंट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हमारा जो विषय है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विषय में चर्चा करने से पहले मैं जिन विद्यार्थियों ने मेरे पास फोन किया है, जिन विद्यार्थियों ने मेरे से प्रश्न पूछे हैं, तो उसके संदर्भ में मैं आपको रेस्पॉन्स देना पसंद पहले करूंगा कि उन विद्यार्थियों ने मेरे से क्या तो प्रश्न पूछे हैं और उनके वास्तविक उत्तर क्या है। एक विद्यार्थी ने मेरे पास फोन किया सुबह कि सर जो जेट का सिलेबस है, जेट का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है, तो आपके पास अगर हिंदी में जेट का सिलेबस हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दो। बच्चे का प्रश्न क्या था कि जेट का सिलेबस इंग्लिश में है, आपके पास अगर हिंदी में हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ये का यही प्रश्न एक शाम को विद्यार्थी का फोन आया, उसका भी यही प्रश्न था। उसने खुद का नाम नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया पहले कि सर जेट का सिलेबस तो इंग्लिश में आता है, फिर ये हिंदी में कैसे पढ़ाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सिलेबस तो आपका इंग्लिश में ही है। रही बात उसके हिंदी अनुवाद की, तो उस सिलेबस को हम समझ करके आपको उसको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं और उसको फिर हम आपके लिए हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब आपको अगर इंग्लिश आए तो आप भी समझ लोगे, हमें इंग्लिश आती है इसलिए हम समझते हैं। दूसरी बात, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है एग्रीकल्चर की वो हमारी क्लियर है, इससे हमें सिलेबस पूरा पता है। और आप लोग हिंदी में पढ़ते हो इसलिए आपको हिंदी में पता है, लेकिन सिलेबस हिंदी में नहीं मिलता, सिलेबस इंग्लिश में ही मिलता है। इसलिए आप सिलेबस के संदर्भ में दोबारा भ्रमित न हो, सिलेबस इंग्लिश में ही है और हम लोग उस इंग्लिश के सिलेबस को हिंदी में पढ़ा रहे हैं। जो सिलेबस इंग्लिश में है उसको हिंदी में पढ़ा रहे हैं। तो आप इस प्रकार का भ्रम बिल्कुल भी दिमाग में पैदा नहीं करें। तो ये विद्यार्थी ने एक ने आज थोड़ा सा उसके विचार में शंका थी जो मेरे से पूछा था, तो उसका मैंने उत्तर दे दिया है। दूसरे विद्यार्थी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सर हमारी जेट की क्लासें कब से प्रारंभ होंगी, हमारी जेट की कक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी। तो बच्चों आपके लिए मैं जानकारी बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपकी जेट की कक्षाएं जैसे ही राजस्थान सरकार निर्देश देती है, कौन, राज्य सरकार या राजस्थान सरकार जैसे ही हमें संस्था चलाने की अनुमति प्रदान करती है, हम तुरंत उसी दिन से हमारी संस्था को चालू कर देंगे। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों के खिलाफ हम नहीं चल सकते। ये वैश्विक जो महामारी आई हुई है कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से, इससे निपटने के लिए हमें भी हमारा हक अदा करना है और उसमें हमारा हक यही है कि हमें गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना है। और गवर्नमेंट के नियम यही कहते हैं कि अभी कोचिंग बंद रहनी चाहिए, इसलिए कोचिंग बंद है। जैसे ही गवर्नमेंट हमें निर्देश देती है कि आप अब इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए, अब आप इन शर्तों को, जो शर्त वो बनाएंगे, जिस भी प्रकार की शर्तें जो बनाते हैं कि आप इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए कोचिंगों का संचालन कर सकते हो, तो हम तुरंत कोचिंग चालू कर देंगे हमारी। जैसे हमने पहले बताया था कि हमारा कोचिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों पर खरा आधारित उतरता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड भी है और वो सारे नियम फॉलो करता है जो एक कोचिंग में होने चाहिए, वो सभी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है जो एक कोचिंग में होनी चाहिए। तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी है और इसके अलावा हम लोग विशेष परिस्थितियों में हम लोग मेडिकल किट भी प्रोवाइड करवाते हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी हमारे पास में है। अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो हम लोग उससे पहले निपट लेंगे। बाकी गवर्नमेंट का नियम यही कहता है, गवर्नमेंट के सिद्धांत यही कहते हैं कि अभी आप जहां हो वहीं पे बने रहो, जैसे ही परिस्थितियों में, समय में, हालात में सुधार होता है तत्काल प्रभाव से आपको सूचित कर दिया जाएगा, अखबार के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तुरंत आप अपना एडमिशन कोचिंग में आके करवा लेना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए थी जो भ्रमित चल रहे हैं
कि आपका जो कोचिंग का टाइमिंग है, वो कोचिंग का टाइमिंग जैसे ही कर्फ्यू खत्म होता है, राज्य सरकार निर्देश हमें देता है कि आप कोचिंग खोल लीजिए, तो हम कोचिंग उसी दिन से खोल लेंगे। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए पाबंदी लगाई है कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर सब बंद रहेंगे, इसलिए कोचिंग ये भी बंद है। दूसरी बात, बच्चे ने पूछा कि सर जेट की परीक्षा क्या 7 जून को लगेगी? मैंने उस बात को पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं, आज से लगभग 4-5 दिन पहले ही, कि आपकी परीक्षा अब 15 जून के बाद में लगेगी। कब लगेगी? 15 जून के बाद में। जितनी प्रवेश परीक्षाएं हैं वो 15 जून के बाद में लगेगी, अर्थात वो गई जुलाई में। कब तक गई? जुलाई के प्रथम सप्ताह से पहले तो लगने के कोई आसार नहीं है, किसी प्रकार के भी, किसी प्रकार के कोई भी आसार नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में एक शंका है, मान लीजिए कि आपकी परीक्षा 7 जून को ही लगती है, कितने तारीख को? आपकी परीक्षा निर्धारित तय तिथि पर ही लगती है। कब? निर्धारित तिथि पे ही अगर लगती है, तो अब आप क्या करोगे? फिर प्रश्न हो गया आपके सामने। अगर निर्धारित जो तिथि है, वो तिथि कितनी है? निर्धारित तिथि है हमारी 7 जून। अगर 7 जून को ही लगती है जेट की परीक्षा, तो हम क्या करेंगे? आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको फिर भी लगभग 1 महीने का समय मिल रहा है। कितने दिन का समय मिल रहा है? 1 महीने का समय मिल रहा है। तो 1 महीने का समय आपको ही नहीं, सभी को मिल रहा है। दूसरी बात, औरों के लिए तो 1 महीने का समय है, आपके लिए तो 2 महीने का है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लासें 23-24 मार्च से स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन। आपकी जो कक्षाएं हैं वो 24 मार्च से ही ऑनलाइन चालू हो गई हैं। तो आपके लिए तो कोचिंग कक्षाएं लगभग, और तो 1 महीने की तैयारी करोगे, और बच्चे जो है 1 महीने के लिए कोर्स ज्वाइन करेंगे, आप तो उनसे 1 महीने पहले एडवांस हो गए। अर्थात आपको तो समय उतना ही मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। आपको तो लगभग 60 दिन मिल रहे हैं। फर्क यह है कि 30 दिन आपको घर मिल रहे हैं, 30 दिन आपको घर से कोचिंग में मिल रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। हमने आपसे 30 दिन की तो फीस नहीं ली और 30 दिन की फीस ली है, बस यही फर्क है ना? इसलिए 7 जून को भी परीक्षा लगती है तो घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और परीक्षा अगर जून की जगह जुलाई में जाती है तो सबसे ही अच्छा है। परीक्षा अगर जून की जगह जुलाई में खिसक जाती है तो सबसे बढ़िया है। और जितना मेरा मानना है, जितना हमने निर्देश देखा है, राज्य सरकार का निर्देश देखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अजमेर, वहां का हमने निर्देश देखा है, इसके अलावा हाई सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर में है, उसका हमने निर्देश देखा है। और उस निर्देश में साफ लिखा हुआ है कि 12वीं के पश्चात होने वाली समस्त प्रवेश परीक्षाएं, 12वीं के पश्चात होने वाली समस्त प्रवेश परीक्षाएं 15 जून के बाद ही आयोजित हो पाएंगी। कब हो पाएंगी? 15 जून के बाद ही आयोजित हो पाएंगी। और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 1 जून से प्रारंभ हो जाएंगी। तो इन्होंने जो शेड्यूल जारी किया है, उस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा जुलाई से पहले तो किसी भी सूरत में नहीं लग रही बेटे, किसी भी कंडीशन में डरने की जरूरत नहीं है, मस्त होकर पढ़ना है। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब मिल गए। अब हम चालू करते हैं हमारी पढ़ाई की बात। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पौधों में सिंचाई समय प्रबंधन। ठीक है, इसमें हमने पौधों के आधार पर पढ़ लिया और दूसरा हमने मृदा के आधार पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो हमारा है वो है जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? तीसरा हमारा है जलवायु के आधार पर, कि जलवायु के आधार पर हम सिंचाई समय का प्रबंधन कैसे करेंगे। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो क्या है? जलवायु के आधार पर। कौन सा है? थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। क्लियर? जलवायु के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंधन। ठीक है, कि जलवायु के आधार पर हम सिंचाई समय का प्रबंध किस प्रकार से करेंगे। आगे समझ में?
कि जलवायु के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंध हम किस प्रकार से करेंगे या हमें किस प्रकार से करना चाहिए। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। पहले तो हम बात करेंगे कि जलवायु है क्या चीज। जलवायु क्या चीज है? तो जलवायु आपको पूर्व की जो क्लास थी उसमें समझा चुके हम मौसम और जलवायु वाले चैप्टर में कि जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द जो है वो है जल प्लस दूसरा शब्द हमारा क्या है? वायु। जल प्लस वायु के संवेग से, दोनों के फ्यूजन से, जल प्लस वायु के संवेग से, दोनों के फ्यूजन से, दोनों के एकीकरण से, दोनों के डेटाओं का जो कैलकुलेशन आता है उससे जो तैयार होती है परिस्थिति, वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। जल और वायु के संयोग से, जलवायु के फ्यूजन से जो समस्या या जो स्थिति हमारे सामने बन करके पैदा होती है, जो हालात बन के पैदा होते हैं, जो दशाएं हमारे सामने आती हैं, जो स्थिति सामने आती है, जो परिस्थिति सामने आती है, वो क्या कहलाती है बेटे? वो जलवायु कहलाती है। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगी? जलवायु। आगे समझ में? दोबारा समझो, जल और वायु से बनने वाला जलवायु। ठीक है, ये आपको मैंने पहले समझा दिया था। अब जलवायु जो है ये सिंचाई समय को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है कि हम जलवायु के आधार पर किस प्रकार से सिंचाई समय का प्रबंध करें। तो बच्चों आपको एक बात हमने बताई थी पहली ही कक्षा में कि कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अर्थात जब मानसून का आगमन होता है उसी समय खेती की जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए, मानसून की दशाओं को ध्यान में रखते हुए, मौसम के हालातों को ध्यान में रखते हुए फसल की बुआई का हम निर्धारण करते हैं, फसल का हम चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहां मौसम की बात नहीं हो रही, यहां जलवायु की बात हो रही है कि जलवायु के आधार पर हम सिंचाई समय का प्रबंध किस प्रकार से करेंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझ में अच्छा आएगा। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जलवायु, राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बताइए बच्चों। प्रश्न है आपका कि राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों के आधार पर, किसके आधार पर? कृषि जलवायु खंडों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है? बताइए बच्चों। राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों के आधार पर कितने भागों में बांट रखा है? 10 भागों में। कितने भागों में? 10 भागों में। क्लियर? आगे समझ में? ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसी से ही इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देके समझना कि राजस्थान के कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 10। अर्थात राजस्थान को कृषि जलवायु खंड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। इससे हमारे सामने कौन सी बात स्पष्ट होती है? इस जलवायु खंड के आधार पर हमारे सामने एक बात स्पष्ट होती है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है बच्चों। राजस्थान में कृषि के आधार पर जो जलवायु पाई जाती है कितने प्रकार की पाई जाती है? 10 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 10 प्रकार की पाई जाती है। दोबारा सुनो, राजस्थान में जलवायु या कृषि जलवायु जो है वो कितने प्रकार की पाई जाती है? 10 प्रकार की पाई जाती है। इसलिए राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में।
अगर वहीं हम बात करें भारत की, कि इसकी जगह हम लिखे राजस्थान की जगह हम क्या लिख देते हैं बच्चों, भारत लिख देते हैं, कि राजस्थान की जगह भारत को, राजस्थान की जगह किसको, भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 15। कितना आएगा, 15। अर्थात हमारा जो देश है वो कितने कृषि जलवायु खंडों में विभक्त है बच्चों, हमारा जो देश है वो 15 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त है। क्लियर, कितने भागों में विभक्त है वो, 15 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त है। अर्थात एक बात स्पष्ट होती है कि हमारा जो राजस्थान है या जो 10 भागों में बटा हुआ है और भारत 15 भागों में बटा गया है। अर्थात 10 और 15, हम राजस्थान के रहने वाले हैं इसलिए हम राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान में जलवायु 10 प्रकार की पाई जाती है। इसका मतलब है कि 10 जलवायु में सिंचाई समय का प्रबंधन भी अलग अलग प्रकार का होगा। आया समझ में? चूंकि राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है, 10। चूंकि राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है, 10, इसलिए राजस्थान में जलवायु के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंध भी कई प्रकार से किया जाएगा, अलग अलग बार किया जाएगा। कम से कम 10 बार तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जलवायु में फर्क है, जलवायु में विभिन्नता है। अब उसको समझेंगे कि वो भिन्नता क्या है और उसका समाधान किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, हम चलिए आगे चलते हैं हमारे चैप्टर पे। चलिए देखिए, राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, जिसमें हम उदाहरण के तौर पे 2 जलवायु खंड लेंगे। कितने लेंगे बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 जलवायु खंड लेंगे। तो हम यहाँ 2 जलवायु खंडों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, जितना हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे देखने वाले हैं वो मुख्यतः राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के बच्चे हैं, और जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा। ठीक है, तो दौसा आता है 3rd ए में, और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये आता है 3rd बी में। तो हम चर्चा करेंगे किस किस चीज की। हम पहले लेंगे 3rd बी, ठीक है, और एक जलवायु खंड लेंगे हम 1st सी। ठीक है, दोनों हमने ले लिया। ये है शुष्क क्षेत्र, और ये कौन सा है, बाढ़ संभावित। दोनों के नाम से फर्क चल रहा है, देख लो पता, आप नाम से ही पता लगा लोगे। इस जलवायु खंड का नाम क्या है, शुष्क क्षेत्र, और इस जलवायु खंड का नाम क्या है, बाढ़ संभावित क्षेत्र। अब दोनों में आप नाम से ही अंतर समझ लो, पहली बात तो। दूसरी बात, अब जलवायु अलग अलग होगी तो इसमें जलवायु के आधार पर किस प्रकार से हम समय फिक्स करेंगे। तो उसके लिए देखिए आप, हमारी एक प्रकार की जलवायु ये है और दूसरी प्रकार की जलवायु ये है। ठीक है, यहां पे पहली बात देखो, फसल कौन सी बोई जाती है बच्चों, यहां पे जो फसल है, फसलें हैं कौन सी है, गेहूं, ठीक है, सरसों, ठीक है, चना। क्लियर? जैसे वैसे ही हम अगर फर्स्ट सी की बात करेंगे तो फर्स्ट सी में फसलें कौन सी बोई जाएंगी, ये आपको याद होना चाहिए फटाफट। फर्स्ट सी में कौन सी फसलें आएंगी, बाजरा, मूंगफली, इसको मूंगफली बोलते हैं, है ना। ये मुख्य फसलें आएंगी मुख्य तौर पे। तो अब आपके सामने ये 2 चीज निकल करके आई है कि यहां पे फसल अलग है और यहां पे फसल अलग है। फसल जब अलग है तो फसल की प्रकृति भी अलग है। क्लियर? जब फसलें अलग है तो फसलों की प्रकृति भी अलग है। जब फसलों की प्रकृति अलग है तो फसलों में सिंचाई का समय भी अलग अलग होगा। आया समझ में?
जब फसलों की प्रकृति अलग है तो सिंचाई का समय भी अलग अलग होगा। अब हम फसलों का निर्धारण जलवायु के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? जलवायु के आधार पे। वो कैसे? देखो, हमारी जलवायु में हमें पता है, ये देखिए आप, जिला करौली, सवाई माधोपुर, दक्षिणी अलवर का क्षेत्र है, इसको देखिए आप। इस एरिया में हमें फसल बताई गई है कि आप गेहूं, सरसों, चना बो सकते हो रबी में। कौन से मौसम में? रबी में। ठीक है, जलवायु हमारी फिक्स है, जलवायु हमारी फिक्स है। अब ये चीज हम पे निर्भर करती है कि हम फसल कौन सी बोना चाह रहे हैं। ये चीज हम पे निर्भर करती है कि हम फसल कौन सी बोना चाह रहे हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध संसाधन कितने हैं, इरिगेशन के लिए अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उनकी कितनी मात्रा है, इरिगेशन वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, अर्थात सिंचाई का पानी हमारे पास कितना उपलब्ध है। तो उस सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर, उस इरिगेशन के आधार पर हम फसल का चुनाव करते हैं, फसल का सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? फसलों का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब फसल के आधार पर ही हम फिर उसमें सिंचाई की कार्यप्रणाली बनाते हैं। फसल के आधार पर ही सिंचाई की कार्यप्रणाली बनाई जाती है। अब देखो आप, अगर गेहूं में सिंचाई करेंगे तो गेहूं की कार्यप्रणाली अलग होगी, सरसों में करेंगे सरसों की अलग होगी, चने में करेंगे चने की अलग होगी। ठीक है, अलग, इसका मतलब यह है कि अलग अलग फसलों में सिंचाई करने की कार्यप्रणाली अलग अलग होती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ फसलों में समान भी हो सकती है। वो कब हो सकती है? जब हम दो फसलों को एक साथ बोएं। अगर हम गेहूं प्लस सरसों को एक साथ बो देते हैं तो इस स्थिति में हमारी जो सिंचाई की स्थिति है वो क्या होगी? समान। उस कंडीशन में समान हो सकती है, और अन्यथा अदरवाइज अगर हम सेपरेट बो रहे हैं, अलग अलग फसल बो रहे हैं, तो सिंचाई की प्रकृति भी अलग अलग होगी। यहां तक आगे समझ में? चलिए आगे चर्चा करते हैं कि हमने जो ये लिया है जलवायु का एग्जाम्पल, इसको समझिए आप। इसके माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चों? वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लाइमेट। हम जलवायु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जलवायु कैसे सिंचाई के समय को प्रभावित करती है। क्लाइमेट हाउ कैन इफेक्ट टाइम ऑफ इरिगेशन। जलवायु किस प्रकार से सिंचाई समय को प्रभावित करती है, तो इसको देखिए। अगर हमारा एक जलवायु क्षेत्र ये है और एक जलवायु क्षेत्र हमारा ये है, ठीक है, ये जलवायु क्षेत्र ये राजस्थान के कौन सी दिशा में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है राजस्थान के पश्चिम दिशा में। और ये राजस्थान के कौन सी दिशा में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है राजस्थान के पूर्वी दिशा में। क्लियर? ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है, तो ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हो तो उसके लिए दिस इज साइड ऑफ ईस्ट एंड देन दिस इज साइड ऑफ वेस्ट। क्लियर? ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। अब यहां हम बीच में एक दरार खींच देते हैं, बीच में हमने एक दीवार खींच दी, लाल पट्टी ये लीजिए। अब हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि जलवायु सिंचाई समय का प्रबंधन में क्या रोल निभाती है, या जलवायु के आधार पर हम किस प्रकार से इसको फिक्स करते हैं। तो देखिए, जलवायु का मतलब ही है जल और वायु का अनुपात। आगे समझ में? जलवायु का मतलब क्या है? जल और वायु का अनुपात। अगर जल और वायु का अनुपात बराबर है तो उस स्थिति में इरिगेशन की स्थिति अलग होगी। कई जगह ऐसी होती है जहां पे वायु का अनुपात जो होता है वो होता है ज्यादा, और जल का अनुपात होता है क्या बच्चों? जल का अनुपात होता है कम।
समझना स्थिति को। कई जगह ऐसी होती है जहां वायु का अनुपात होता है ज्यादा और जल का अनुपात होता है कम, और कई स्थिति ऐसी होती है जहां जल का अनुपात वायु का अनुपात होता है कम और जल का अनुपात क्या होता है बच्चों, ज्यादा। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखना, इसी से ही पूरा मतलब समझ में आ जाएगा आपके। इसको समझ लिया, आपके समझ में पूरा मतलब आ गया। ये समझो, पूरा मीन्स क्लियर। देखिए, अगर पानी की वायु की मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा, वायु की मात्रा अगर ज्यादा है और जल की मात्रा कम है, जल की मात्रा कम है, तो उस स्थिति में वहां की जलवायु कैसी बनेगी बच्चों, शुष्क। वहां की जलवायु कैसी बनेगी, शुष्क। क्यों, वहां पे किस चीज की कमी है, जल की। किस चीज की कमी है, जल की, इसलिए जलवायु कैसी बन गई, शुष्क। और शुष्क का मतलब यही होता है जल की कमी, सूखा। शुष्क, सूखा, अर्थात जल की कमी, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ इरिगेशन इज नोन एज ड्राई एरियाज, इट मींस ड्राई एरियाज, अर्थात इरिगेशन की कमी, इरिगेशन की अनुपस्थिति क्या कहलाएगी, सूखा। और सूखे को कृषि भाषा में बोलते हैं शुष्क, ड्राई। ठीक, आगे चलिए। दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि वायु का अनुपात होता है कम लेकिन जल का अनुपात ज्यादा। अगर जल का अनुपात ज्यादा होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो कैसी चीज बन जाएगी, वो बाढ़ संभावित क्षेत्र बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, बाढ़। क्यों, बाढ़ का मतलब यही है कि ज्यादा मात्रा में जल होना, ज्यादा जल। ये किसको दर्शाता है, ये बच्चों बाढ़ को दर्शाता है कि यहां ज्यादा मात्रा में जल की क्या है, उपलब्धता है, यहां बाढ़ आ सकती है, बाढ़ यहां आ सकती है। या बाढ़, थोड़ी सी सिंचाई हो तुरंत बाढ़ आ जाती है, थोड़ी सी बारिश हुई, हल्की बारिश में भी बाढ़ आने की संभावना यहां तुरंत बन जाती है। इसलिए ये क्षेत्र कौन से हैं, बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं। इस जगह पे हमेशा हाई अलर्ट रहता है। बारिश आती है तो बारिश में इन जगहों पर विशेष तौर से हाई अलर्ट रहता है। अब वो कैसे रहता है वो देखिए आप। राजस्थान में कितने जलवायु खंड है कृषि के, 10। कितने हैं, 10। इन 10 जलवायु खंडों में मौसम विज्ञान की वेधशाला स्थित है, अर्थात मौसम विभाग स्थित है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पहले से वहां बना हुआ है। इन 10 के 10 क्षेत्रों में क्या है, मेट्रोलॉजी लैब है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसका काम क्या है, उस मौसम विभाग का काम यही है कि जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु है वह उसी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता हो। क्लियर, अर्थात मान लीजिए बाढ़ संभावित जलवायु है तो वहां पे बाढ़ से निपटने के पूरे संसाधन मौजूद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि मौसम को परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। वर्षा ऋतु में वर्षा लगातार 7-7, 8-8 दिन तक लगातार आती है। उस कंडीशन में क्या होता है, तुरंत बाढ़ आती है। तो बाढ़ से निपटने के लिए हमें, अगर हमारे पास पहले से संसाधन है, पहले से ही संसाधन है, तो हमारा आसानी से बाढ़ से मुकाबला कर सकते हैं। और मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं, हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है जिनसे हम बाढ़ से मुकाबला कर सकें, अर्थात पानी से हम बचाव कर सकें, तो उस स्थिति में हम नुकसान ज्यादा उठाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए राज्य सरकार ने, कृषि विभाग ने प्रत्येक राज्य को वहां के कृषि जलवायु खंड के आधार पर विभक्त कर रखा है। प्रत्येक राज्य के ही अनुसार राजस्थान को भी जलवायु के आधार पे 10 भागों में विभक्त कर रखा है, और 10 में ही जलवायु की स्थिति के आधार पर उससे निपटने की व्यवस्था चालू कर रखी है। वो कैसे, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तो बाढ़ से निपटने के सभी संसाधन उपलब्ध मिलेंगे आपको। यहाँ जो केवीके है, यहाँ पे जो एआरएस है, केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र, एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस जो होती है, जहाँ साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। उन क्षेत्रों में सभी में मौसम विज्ञान स्थित है, मौसम वेधशाला स्थित है, वहीं पे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। उसका काम यही है
कितनी तेज हवा आ रही है, किस दिशा में आ रही है, तापमान कितना तेज पड़ रहा है, ठीक है ना। और क्या नाम है, पानी अगर तेज मात्रा में आता है, वर्षा तेज मात्रा में हो जाती है, तो उससे बचाव किस प्रकार से करना है। तो ये सभी सुविधाएं मेट्रोलॉजी विभाग, मौसम विभाग के पास पहले से उपलब्ध होती हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें शुष्क क्षेत्रों की, तो यहाँ वायु की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम, इसलिए अर्थात ये सूखा है। अब सूखे क्षेत्र से निपटने के लिए, जैसे यहाँ बारिश में बाढ़ बढ़ रही है, बारिश में बाढ़ की संभावना बढ़ रही है, बारिश का जस्ट उल्टा सूखा है, यहाँ सूखे में सूखे की संभावना बढ़ रही है, यहाँ गर्मी में सूखे की संभावना बढ़ रही है। तो मौसम विज्ञान यहाँ पे भी ध्यान देगा, ये नहीं कि बाढ़ से बचने वाले उन लोगों पे ध्यान दे, नहीं, वो गर्मी के क्षेत्र में जो परेशान है उन पे भी ध्यान देंगे, और उससे बचने के लिए क्या करेंगे, वो कुछ लंबा अभियान चलाएंगे, कुछ ऐसे योजनाएं चलाएंगे, बहुवर्षीय योजनाएं जो 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चले, जिनसे वहां का जो भूगर्भिक जल स्तर है वो ऊपर आए, वहां की जलवायु शुष्क की जगह नम हो, ठीक है, अर्ध शुष्क हो, जिससे क्या हो कि वहां की वनस्पति, वहां की जीव जंतु, वहां के रहने वाले लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसको चालू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। और ये जो बताता है वो ये दर्शाता है कि यहाँ पे पानी की क्या है बच्चों, कमी। नोटिस, यहाँ पे पानी की क्या है, कमी। जहां पानी की कमी हो वहां उस जगह, उस जलवायु खंड में सिंचाई सतह का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। आ गए हमारे पॉइंट पे, जहां पे पानी की कमी हो उस जलवायु खंड में सिंचाई समय का प्रबंध किस प्रकार से करेंगे। मैंने कहा था आप ये आपने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए, इसका मतलब आपने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, और हम इस पॉइंटों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा आप प्रश्न दिमाग में क्या बन करके आ रहा है कि जल की मात्रा कम होने पर हम सिंचाई समय का प्रबंध किस प्रकार से करें। तो देखिए, पहली बात, अगर जल की मात्रा कम है, इरिगेशन की हमारे पास अवेलेबल इरिगेशन बहुत कम है, तो मैंने पहले ही काफी क्लासों में आपको समझाया है और फिर आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर पानी की कमी है, अगर पानी की हमारे पास उपलब्धता में कमी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फसल का चुनाव पानी की उपलब्धता को देख करके ही करना है। पहली बात क्या ना दिमाग में आई कि क्रॉप का जो सिलेक्शन करना है, वी आर सिलेक्टिंग ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। समझिए, वी आर सिलेक्टिंग ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन और या अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब समझिए कि हम फसलों का निर्धारण वहां के उपलब्ध जल के संसाधनों के आधार पे करेंगे। क्लियर? अर्थात जो हमारे पास इरिगेशन का जो संसाधन है, जो सिंचाई की हमारे पास सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं के आधार पर ही हम हमारी फसल का चुनाव करेंगे, ठीक है। एक स्थिति हमारे सामने ये पैदा होती है, मान लीजिए अगर हमने फसल का चुनाव भी कर लिया, फिर अब हम कोशिश हमारी क्या होगी कि हम सिंचाई करने की जो विधि है, इरिगेशन सप्लाई करने की जो विधि है, इरिगेशन करने की जो विधि है, खेत में पानी देने की जो विधि है, उसमें भी हम सुधार करें, उसमें भी हम ऐसी विधि काम में ले जिसमें मिनिमम ड्रॉप मैक्सिमम क्रॉप वाला सिस्टम चले, अर्थात पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एक नारा दिया था ये, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात एक बूंद में अधिक खेती, एक पानी के बूंद में अधिक से अधिक खेती। वो यहां पे लागू होगा शुष्क क्षेत्रों में कि हमने पानी की कमी होने के बावजूद हमने फसल का चुनाव किया और फसल हमने बो दी। अब हमें सिंचाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के आधार पर हम सिंचाई करेंगे। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हमारा पहला प्रयास यही होना चाहिए, मैक्सिमम सेव ऑफ वाटर, मैक्सिमम सेविंग इरिगेशन, अधिक मात्रा में सिंचाई जल को सेव करना,
अधिक मात्रा में सिंचाई जल को संरक्षित करना, सुरक्षित करना। क्यों? क्योंकि अगर हम जल को बचा के रखेंगे तो वह जल अगली फसल के लिए काम में आएगा। ठीक है, अगर हम फसल को बचा के रखते हैं तो वो जल क्या करेगा, अगली फसल के लिए काम में आएगा। अगर हमने जल को नहीं बचाया, हमने ज्यादा मात्रा में पानी सप्लाई कर दिया, सही सिंचाई के संसाधन उपयोग में नहीं लिए, तो हमारी फसल में नुकसान बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र बच्चों सूखा क्षेत्र है, ये क्षेत्र सूखा क्षेत्र है। आप भी जानते हो कि आप नहाए बिना रह सकते हो लेकिन पिए बिना नहीं रह सकते। समझ रहे हो? आप नहाए बिना रह सकते हो लेकिन आप पानी पिए बिना नहीं रह सकते। अंग्रेजी में बोले तो यू आर लिव विदाउट बाथ, यू आर लिव विदाउट बाथ बट डोंट लिव विदाउट वाटर। आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, बिना नहाए जीवित रह सकते हो आप। वही प्रोसेस यहां पे है कि पानी के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। यहां पानी तो पहले चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे पानी की तो पहले कमी है, यहां पे पानी बहुत कम मात्रा में है, इसलिए पानी यहां पे हमको बचा के रखना है। कहते हैं गर्मी के मौसम में जो रेतीले क्षेत्र होते हैं जहां भीषण गर्मी पड़ती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, ये जो एरिया है, उन क्षेत्रों में पानी की बहुत अधिक मात्रा में वैल्यू समझी जाती है और पानी को कोशिश की जाती है कि पानी को अधिक से अधिक सुरक्षित किया जाए, अधिक से अधिक संरक्षित किया जाए, अधिक से अधिक कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो यदि पानी को सुरक्षित रखेंगे, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, सही और उपयुक्त सिंचाई के उपकरण भी उपयोग में लेंगे। वो भी लेना बहुत जरूरी है। अगर हमने सही और उचित इरिगेशन के इक्विपमेंट्स अगर हमने यूज में ले लिए, इरिगेशन अर्थात सिंचाई के इक्विपमेंट यानी संसाधन, अर्थात हमने सिंचाई के सही संसाधन अगर उपयोग में ले लिए, तो ये ध्यान में रखो, हमारी फसल को पूरी पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमने सिंचाई के संसाधन पहले ही उचित लिए हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमने फसल का चुनाव किस हिसाब से किया है कि हमारी फसल सूखे क्षेत्र के हिसाब से हो, है ना? तो जलवायु के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, जलवायु के आधार पर हम सिंचाई करने की जो विधियां हैं उनको बदल रहे हैं। सिंचाई करने की विधियां हैं उनको बदल रहे हैं। जैसे यहां पे पानी की कमी है तो हमें संसाधन वो काम में लेने हैं जो कम पानी में अधिक से अधिक फसल तक पानी की उपलब्धता को पहुंचा सके, कम पानी होने के बावजूद भी। तो यहां पे हम क्या काम में लेंगे, अगर हमारे पास पानी की कमी है, प्रश्न दिमाग में आता है कि सर आपने बता दिया कि यहाँ वायु की तो अधिकता है, पानी की कमी है, क्लियर, एरिया शुष्क क्षेत्र, इसलिए आपको पता है लू आंधी इसी क्षेत्र में चलती है क्योंकि हवा का वेग तेज है। और आपने देखा हो तो पवन चक्की, कभी आप पश्चिम राजस्थान में जाओ तो आपको पवन चक्की मिलेगी। पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में पवन ऊर्जा के संयंत्र। क्यों? वहां पवन चक्की लगी हुई है। ऐसे ये तो जैसे गोल स्टैंड होता है और उसमें ऐसे 3 पंखे लगे होते हैं, ऐसे इस प्रकार से मोटे मोटे ऐसे 3 पंखे लगे होते हैं जो जिनका काम यही है हवा पे घूमना, जिनका केवल एक ही काम है हवा में घूमना। तो वो डेली हजारों यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन करते हैं, डेली हजारों यूनिट, और उससे बिजली की सप्लाई पूरे देश में की जा रही है, राजस्थान में की जा रही है। तो वायु की मात्रा ज्यादा है, वायु का वेग तेज है, लेकिन जल का वेग बिल्कुल कम है, जल की उपलब्धता बिल्कुल कम है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंचाई के संसाधन भी ऐसे काम में लेंगे जिनमें जल की आवश्यकता बिल्कुल कम पड़े, जो हमारी फसल में पानी की उपलब्धता को अधिक से अधिक पहुंचाए और हमारा पानी को अधिक से अधिक बचाए। सबसे पहले हमारे दिमाग में पानी की अगर हम बचत करेंगे, सबसे पहले नाम आता है हमारे दिमाग में फव्वारा विधि का। कौन सी विधि? फव्वारा विधि। दूसरी हमारी विधि आती है दिमाग में, वो आती है बूंद बूंद सिंचाई विधि, जिसको बोलते हैं ड्रिप, ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? ड्रिप इरिगेशन। जैसे हमने नाम, ड्रिप जो शब्द है, इस ड्रिप शब्द का आपने नाम पहले कभी सुना भी होगा कि ड्रिप कहते हैं कि भाई बीमार हो गया और इसकी ड्रिप चढ़ रही है, ऐसे कहते हैं ना गांव में कि फला व्यक्ति बीमार हो गया और उसके तो ड्रिप लगा दी जाती, तुरंत हाथ के हाथ ड्रिप लगा दी। ड्रिप यानी ऐसी
सुई, ऐसा संसाधन, ऐसा इक्विपमेंट जिससे पानी या तरल पदार्थ बूंद बूंद रूप में उपलब्ध हो रहा हो। किस रूप में हो रहा हो? बूंद बूंद रूप में। कोई भी ऐसा संसाधन जिससे तरल पदार्थ बूंद बूंद रूप में उपलब्ध हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ड्रिप। ठीक है। हम अगर उसी संसाधन को सिंचाई में काम में लेंगे, किस काम में? इरिगेशन में काम में लेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ड्रिप इरिगेशन। क्या बन जाएगा? ड्रिप इरिगेशन। अगर ड्रिप सिस्टम को, उस बूंद बूंद सिस्टम को, बूंद बूंद विधि को अगर हम सिंचाई में उपयोग लेंगे तो वो विधि कौन सी बन जाएगी? ड्रिप इरिगेशन बन जाएगी, बूंद बूंद सिंचाई विधि बन जाएगी। ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? पानी की मात्रा को सेव करना, पानी को अधिक से अधिक बचाए रखना और कम पानी में अधिक फसलों तक पानी की पूर्ति को करना। ठीक है, इनका उद्देश्य यही होता है। तो इस स्थिति में जो ये जलवायु खंड है, इस जलवायु के आधार पर हमने क्या सीखा? इस जलवायु के आधार पर हमने किस प्रकार सिंचाई समय का प्रबंध किया कि हमने फसल भी उसी जलवायु के आधार पर चुनी और जल की उपलब्धता के आधार पर हमने सिंचाई की विधियों का भी चुनाव किया। क्लियर? नेक्स्ट, इसके विपरीत आप चलिए थर्ड बी में, जो एरिया जहां आप लोग देख रहे हो ये उसी एरिया की बात की जा रही है जहां आप रह रहे हो। तो इस एरिया में वायु का वेग कम है लेकिन जल का वेग ज्यादा है। हम देखते हैं यहाँ हमारी हवा बहुत कम चलती है लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होती है। हवा बहुत कम चलती है लेकिन वर्षा का जो वेग रहता है, वर्षा की जो उपलब्धता रहती है, पानी की जो मात्रा रहती है, अर्थात भगवान इंद्र जी हमारे ऊपर कुछ ज्यादा मेहरबान रहते हैं। सिंपल भाषा में इंद्र देवता जी की छत्र छाया कुछ ज्यादा ही है हमारे ऊपर, इसलिए इन क्षेत्रों को बाढ़ संभावित नाम दे दिया। ठीक है। अब इस क्षेत्र में हम जलवायु हमारी कैसी बन गई? बाढ़ संभावित। जलवायु कैसी बन गई बच्चों? बाढ़ संभावित। अब इस जलवायु में हम सिंचाई समय का प्रबंध कैसे करेंगे? हमने शुष्क जलवायु में तो सिंचाई समय का प्रबंध कर लिया, लेकिन बाढ़ संभावित क्षेत्र में हम सिंचाई समय का प्रबंध किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों नाम क्या है? बाढ़ संभावित। जब बाढ़ संभावित एरिया है तो हम फसल भी उसी के हिसाब से चूज करेंगे, फसल का सिलेक्शन भी हम पानी की उपलब्धता के आधार पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। उस स्थिति में हम यहाँ उसी फसल का चुनाव करेंगे, उसी फसल का सिलेक्शन करेंगे, उसी फसल को चुनेंगे जो कि अधिक पानी में पैदा होती हो, जो कि अधिक पानी में पैदा होती हो। दूसरे शब्दों में समझे तो उसी फसल को कि जिसकी जलमांग ज्यादा हो, जिसकी जलमांग, जल यानी वाटर, मांग यानी रिक्वायरमेंट, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, जिसकी जलमांग ज्यादा हो, वो फसल बोएंगे। ठीक है, जिसकी जलमांग ज्यादा हो, जो ज्यादा पानी को सहन कर सके, हम वो फसल भी बो सकते हैं। कई फसल ऐसी हैं अगर पानी की कमी हो तो भी पैदा हो जाती है और थोड़ा सा पानी ज्यादा हो जाए तो भी पैदा हो जाती है। मतलब उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जैसे हम होते हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको, जैसे कहीं खाना खाने गए, जीवने गए कहीं पे, अगर खाना कम मिला तो भी खुश, कोई दिक्कत नहीं, और अगर खाना ज्यादा मिल गया तो भी खुश, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, वो कम खाने में भी संतुष्ट हो सकते हैं और ज्यादा खाने में भी संतुष्ट हो सकते हैं। वैसा ही सिस्टम इसका है कि हम ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन of crop is much important, more important topic, that how, which crop are you select, which crop are you select, आप कौन सी फसल सेलेक्ट कर रहे हो, आप कौन सी फसल का चुनाव कर रहे हो, ये सबसे पहले सबसे मेन चीज देखने वाली है। आपने अगर ऐसी फसल का चुनाव कर लिया जो कि इस क्षेत्र के हिसाब से उगने वाली नहीं है, इस क्षेत्र के हिसाब से चलने वाली नहीं है, तो फसल नहीं होगी वो किसी हालत में। अंकुरण हो जाएगा, फसल बड़ी नहीं होगी, बाइक में फसल बड़ी भी हो गई, फल नहीं लगेंगे, और फल लग गए तो ये ध्यान में आपको ये भी जानते हो कि इंद्र देवता हमारे भी इतने मेहरबान है कि ये विशेष तौर से जब फसल पकती है उस समय तो जो जबरदस्ती बारिश होती है। आपने देखा है ना कि इंद्र देव जी हमारे भी इतने तगड़े मेहरबान है कि जब फसल पकती है उस समय तो 100% वर्षा होती है। अगर हम इस मौसम के विपरीत फसल बो देंगे तो हमारी फसल तो चौपट, हमारी फसल खत्म।
बिल्कुल डैमेज, डिस्ट्रॉय, ऑल दैट, बिल्कुल कंप्लीट। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम उससे परेशानी से बचने के लिए हम पहले ही इस जलवायु खंड के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, इस जलवायु के आधार पर हम फसल का चुनाव करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम फसल का चुनाव, पहले हम क्या करेंगे, फसल का चुनाव। क्लियर। फसल का चुनाव करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें सिंचाई समय का प्रबंध करेंगे। किसका प्रबंध करेंगे बच्चों, सिंचाई समय का प्रबंध करेंगे। अब सिंचाई समय का प्रबंध कैसे करेंगे वो देखिए आप, हमारे पास जल की उपलब्धता ज्यादा है, इरिगेशन अवेलेबल पहले से है, मोर इरिगेशन प्रोवाइड करवाते हैं हम, हमारे पास जल की पूर्ति है, जल की आपूर्ति पूरी हो रही है, चाहे वो किसी नहर से हो रही हो, चाहे चंबल नहर हो, चंबल जो नदी आती उससे हो, या फिर कोई तालाब हो जैसे पाचना बांध हो उससे हो, कोई भी सोर्स हो, निजी छोटे कुएं बाव, कुछ छोटे तालाब वगैरह हो, छोटे बांध वगैरह हो, छोटे बांध लोकल जो कि गांव में बन जाते हैं बारिश के मौसम में, उन बांधों से होती हो, वहां के लोकल एरिया से होती हो, उससे मतलब नहीं है हमको। लेकिन हमारे पास अगर एरिया बार संभावित है तो मतलब पानी की उपलब्धता वहां पूरी मिलेगी। ठीक है, पानी की उपलब्धता में हम क्या करेंगे, पहले फसल का चुनाव करेंगे। फसल कौन सी लेंगे, जो अधिक पानी को सहन कर सके या जिसकी जलमांग ज्यादा हो। जब जलमांग ज्यादा होती है तो हमारे दिमाग में पहला प्रश्न कौन सा उठता है, गेहूं। कि साहब गेहूं, इसकी गेहूं फसल बो सकते हो, बो सकते हो, गन्ना बो सकते हो, बो सकते हो, चावल बो सकते हो, बो सकते हो। अब बात आती है गन्ना और चावल की। तो बच्चों गन्ना और चावल के लिए प्रॉपर सॉइल भी होना जरूरी है। केवल बाढ़ संभावित क्षेत्र से कुछ नहीं होता, बाढ़ संभावित क्षेत्र से कुछ नहीं होता, वहां की सॉइल भी उस फसल के लायक होनी चाहिए। हमारी जो मिट्टी है वो किस लायक है, हमारी मिट्टी गेहूं की लायक है, न कि चावल के लायक। चावल के लिए पडल्ड सॉइल चाहिए, जिसको बोलते हैं पडलिंग। चावल में जब फसल बोते हैं, फसल को सबसे पहले सीडलिंग तैयार किया जाता है, अर्थात पहले पौध तैयार की जाती है, जिसको सीडलिंग कहते हैं, और उस पौध को मेन फील्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो जो मेन फील्ड होता है, मुख्य जो खेत होता है, उस मुख्य खेत में पानी भर के ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें क्या बनाते हैं, स्लैरी बनाते हैं, उसमें कीचड़ बना देते हैं, जिसको जो ट्रैक्टर होता है जिसको बोलते हैं पडलर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पडलर। तो जो पडल सॉइल हमारी बन जाती है, उस सॉइल में उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो हमारी मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है, वो पडल में कैपेबल नहीं है, वो पडलिंग में कैपेबल नहीं है, वो कीचड़ बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए चावल खेती नहीं कर सकते हम, क्योंकि सॉइल हमारी कैपेबल है ही नहीं, सॉइल हमारी सक्षम ही नहीं है, सॉइल उस लायक ही नहीं है, सॉइल की क्षमता उतनी है ही नहीं कि जितना पानी एब्जॉर्ब कर सके वो। हमारी मिट्टी तो ऐसी है, बारिश हो गई तो फूल जाएगी, बारिश नहीं हुई सिकुड़ जाएगी। दैट्स ऑल, सिंपल सी मिट्टी है हमारी। तो वहां की मिट्टी कैसे होती है, वहां की मिट्टी पानी को सोखे रखती है, वाटर को होल्ड करती है। अगर पानी आपने डाल दिया तो उसको सोखे रखेगी, वो निकालेगी नहीं, कीचड़ बन जाएगा बहुत अच्छा, और उसी स्थिति में चावल की फसल बहुत अच्छी पैदा होती है। तो यहाँ हम कौन सी फसल काम में लेंगे, गेहूं, चावल और गन्ना नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमने गेहूं ले लिया तो अब ये सिंचाई की विधि कौन सी काम में लेंगे, क्योंकि गेहूं को 6 बार पानी चाहिए, मैक्सिमम इरिगेशन अवेलेबल फॉर 6 टाइम। कितना, 6 टाइम पानी चाहिए गेहूं को। तो 6 टाइम जब हम पानी देंगे गेहूं को, तो उसके लिए हमें कोई न कोई ऐसी विधि भी काम में लेनी पड़ेगी। जी हाँ, लेनी पड़ेगी। पहली बात तो आप ये देखिए कि शुष्क क्षेत्रों में जहां 2 बार सिंचाई हो रही है, 1 बार हो रही है, यहाँ 6 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है, 6 बार। तो बताओ जल की खपत कौन सी फसल में बढ़ी, इस फसल में। दोबारा समझिए, यहाँ पे सिंचाई 1 बार हो रही है, यहाँ हो रही है 6 बार, तो जल की खपत कहां बढ़ी, इस जगह बढ़ी। आगे समझ में, अर्थात अगर बारिश में बूंदाबांदी भी हो जाती है तो ये हमारी फसल उसको सहन कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात चलिए कि अब हम सिंचाई के संसाधन कौन से काम में लेंगे, इरिगेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से लेंगे। तो इसमें आप बच्चों, आप चाहो तो स्प्रिंकलर सिस्टम भी काम में ले सकते हो, अर्थात फव्वारा विधि भी काम में ले सकते हो। उससे क्या होगा, देखो पानी तो बचेगा ही बचेगा, उससे हमारा जो पौधे को जो पानी मिलने का तरीका जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे, वो इस प्रकार से कि जैसे हम पशु को पानी पिलाते हैं, पशु को पानी पिलाते हैं, तो पानी पिला करके अगर हम उसको वापस खूंटे के बांध देंगे तो पशु पानी तो पी लेगा, उसको ऊर्जा तो मिल जाएगी, लेकिन उसका जो शरीर है वो एकदम ऐसा रहेगा, सुस्त शरीर रहेगा उसका।
उसका शरीर कैसा रहेगा, सुस्त रहेगा, आलस्यपूर्ण रहेगा। लेकिन मान लीजिए उसको हम नहला देते हैं तो उसमें तरोताजा आ जाता है, वो एकदम फ्रेश हो जाता है, उसमें ताजगी आ जाती है। वही कंडीशन पौधे में होती है। अगर पौधे में हम ऊपर से पानी उपलब्ध करवाएंगे तो पौधा उसको सिंचाई के रूप में ग्रहण करता है। जैसे वर्षा होती है ना, जिस प्रकार से वर्षा का पानी पौधे में पहुंचता है, मिट्टी में पहुंचता है, वो उसी ही माध्यम से धीरे धीरे पौधे से होकर के मिट्टी में पहुंचेगा। दूसरी बात, जब पानी पत्ती के ऊपर गिरता है, जब पानी की बूंद फसल की पत्ती पर गिरेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे पत्ती पे गिरेगी, मान लीजिए पत्ती के ऊपर कोई लट है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, पत्ती पे पहले से कीड़ा लगा हुआ है कोई, जब इस पे लगातार बूंदें गिरेंगी तो क्या होगा, ये कीड़ा भी कहां जाएगा बच्चों, नीचे नीचे गिर जाएगा कीड़ा भी ये। अर्थात इससे कीट नियंत्रण, इससे कीट नियंत्रण में भी फायदा मिलता है, कीट नियंत्रण में भी हेल्प मिलती है, कीट नियंत्रण में भी ये सहायक है। तो इसलिए फव्वारा विधि को सबसे सर्वोपयुक्त माना जाता है। तो फव्वारा विधि हम काम में ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं साहब हम तो फव्वारा नहीं लेंगे, तो आप फ्लड इरिगेशन काम में लो। फ्लड इरिगेशन मतलब ये होता है खुली क्यारियों द्वारा पानी देना, क्यारी विधि द्वारा, एकदम से खुले में खेत छोड़ दिया, खुले खेत में पानी छोड़ दिया, वैसे ही इंजन के द्वारा, पाइप के द्वारा, मोटर के द्वारा, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसे क्यारी बना करके, क्यारी दोनों के द्वारा सिंचाई करते हैं जो वो, तो वो आपने बना के सिंचाई कर दिया। उसमें आप चाहो फ्लड इरिगेशन में चैनल इरिगेशन कर सकते हो, आप क्यारी बना के, जो चैनल में होता है सब चैनल भी बना के कर सकते हो आप, एक में से दो क्यारी, एक क्यारी में से एक नाली में से दो नाली बना के कर सकते हो आप, तो वो भी आपके पास में ऑप्शन उपलब्ध है। तो ये आज का चैप्टर था कि जलवायु के आधार पर सिंचाई समय में प्रबंध कैसे करेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार और मैं एक बार आपको हल्का हल्का रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके समझ में पूरा आ जाएगा। हमारा टॉपिक है बच्चों आज का कि जलवायु के आधार पर सिंचाई समय में प्रबंधन या सिंचाई समय का प्रबंध करना। हमारे पास हमने दो जलवायु ली है, पहली ली है बाढ़ संभावित, और बाढ़ संभावित के जस्ट विपरीत, उल्टी, जस्ट शुष्क, जैसे दिन का रात, पानी का सूखा, गीले का सूखा। तो ये बाढ़ संभावित, इसका मतलब ये क्षेत्र कैसा है, गीला, और इसका जस्ट उल्टा सूखा। तो हमने आपके सामने दो जलवायु की परिस्थितियां रखी हुई है, दो क्लाइमेटिक कंडीशन आपके सामने रखी है, दो जलवायु परिस्थितियां आपके सामने रखी है ताकि आपको समझने में समस्या नहीं हो। ठीक है, तो हम जलवायु के आधार पर पढ़ रहे हैं। चूंकि राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में। चूंकि राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है, इसलिए हम दो जो जलवायु खंड ले रहे हैं उसमें थर्ड बी, उसका नाम क्या है, बाढ़ संभावित क्षेत्र, और फर्स्ट सी जो कि शुष्क क्षेत्र है, जो कि शुष्क क्षेत्र है। दोनों की जलवायु में दिन रात का फर्क है। वो कैसे, वो इसलिए कि बाढ़ संभावित अर्थात थर्ड बी में वायु का वेग कम और जल का वेग ज्यादा रहता है, अर्थात वायु की मात्रा ज्यादा, वायु की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा रहती है। जस्ट इसके विपरीत हम जाएंगे फर्स्ट सी में, शुष्क क्षेत्र में, तो यहाँ पे वायु की मात्रा ज्यादा, विंड इज मोर देन कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, हवा जो है बहुत ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। उल्टा हो गया ना, यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है या पानी की मात्रा कम है, या हवा की मात्रा ज्यादा है या हवा की मात्रा कम है। तो दोनों की परिस्थिति अलग अलग है। तो हमने आपको दोनों परिस्थितियों के आधार पर ही, कि अगर परिस्थिति हमारे सामने शुष्क की हो तो हम किस प्रकार से सिंचाई का प्रबंध करेंगे, और हमारे सामने परिस्थिति अगर बाढ़ की हो तो किस प्रकार से हम सिंचाई का प्रबंध करेंगे। क्योंकि मैं चाहता तो आपको एक, अगर हम सोचते, मुझे अगर मैं चाहता तो आपको एक एग्जांपल देख के भी छोड़ देता, लेकिन फिर दिमाग में प्रश्न क्या बनता कि सर आपने शुष्क का समझा दिया, मान लीजिए अगर बाढ़ संभावित एरिया होता तो क्या होता, क्योंकि इस जलवायु खंड में तो पूरे खंड आएंगे, जलवायु खंड में तो सारे आएंगे, शुष्क, अर्धशुष्क, बाढ़ संभावित, पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, मैदानी एरियाज, वो पूरे क्षेत्र आएंगे उसमें, अर्धशुष्क, शुष्क पूरे आएंगे। इसलिए हमने मोटा एग्जांपल लिया है, वो ये लिया है कि एक तो वो क्षेत्र चुनो जहां पानी की ज्यादा उपलब्धता हो, और एक क्षेत्र वो चुनो जहां पानी की बिल्कुल कम उपलब्धता हो। एक क्षेत्र पूर्व में है तो एक क्षेत्र बेटो पश्चिम में है। अगर हम अधिक सूखे क्षेत्र में अगर फसल जलवायु के आधार पर सिंचाई का निर्धारण करेंगे तो हमें
उस जलवायु के आधार पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फसल का निर्धारण करना पड़ेगा। जलवायु के आधार पर हमें देखना पड़ेगा कि हमें फसल कौन सी बोनी है। क्लियर। उसके बाद फसल के बाद हम हमारी जो सिंचाई की विधि है उसका हम चुनाव करेंगे। क्लियर। जैसे हमने फव्वारा, ड्रिप, हमने यहाँ इरिगेशन विधि काम में ली। देन सेकंड, उसके बाद अगर ये हमारा दूसरा क्लाइमेटिक जोन है, इसके आधार पे अगर मान लीजिए हम फसल तैयार करना चाहें तो यहाँ हमें इस मौसम के हिसाब से, इस जलवायु खंड के हिसाब से, पानी की उपलब्धता के आधार पर ही हम फसल का चुनाव करेंगे और फसल के आधार पे हम जो जलवायु हमने देखी हुई है, जो जलवायु को हमें पता है, उस जलवायु को ध्यान में रखते हुए सिंचाई समय का प्रबंध करेंगे, अर्थात यह सिंचाई की हम व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे हम फव्वारा विधि से कर सकते हैं सिंचाई, फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं, चैनल इरिगेशन कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। हम क्यारी दोहरों द्वारा अगर शुष्क क्षेत्रों में करेंगे सिंचाई तो पानी तो हमारा आधा सा पानी जमीन सूख जाएगी, आधा सा पानी तो क्यारी दोहरे सूख जाएंगे, हमारी फसल तक पानी कहां पहुंचा, नहीं पहुंच पाया ना। इसलिए विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जलवायु के आधार पर किस प्रकार से प्रबंध करोगे इस चीज का, वो यही है। मान लीजिए आपने इस शुष्क क्षेत्र में, जैसलमेर में आपने मान लीजिए नाली बना दी और नाली से आप कर रहे हो सिंचाई, तो जैसलमेर की पूरी मिट्टी सूखी है, आप पानी छोड़ोगे तो पहले तो वो जो आपने नाली बनाई है वही पानी को सोखेगी, उसके बाद वो जब वो सोखना बंद कर देगी तब जाके पानी आगे बहेगा। ठीक है ना। तो नुकसान यही बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ पहले से मिट्टी में पानी है, आप पानी छोड़ोगे, आप जैसे ही आपने पानी छोड़ा तुरंत 2 मिनट या 1 मिनट में आपके खेत में पानी पहुंच जाएगा। यहाँ आधे घंटे तक तो पानी को नालियां सोखती रहेंगी, पानी को जो पानी की जो चैनल है वही सोखती रहेंगी पानी को, उसके बाद वो भर जाएगी तब जाके आगे पानी निकलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है, यहाँ आप पानी छोड़ोगे तुरंत खेत में पानी पहुंच जाएगा। तो ये दोनों में फर्क था मोटा सा जो मैंने आपको समझाया है आज। तो इस प्रकार से हम जलवायु के आधार पे भी पौधों में सिंचाई समय का प्रबंध कर सकते हैं। बच्चों ये आपके काम की चीज है सारी, मैंने जलवायु खंड पढ़ाई थे, काम आए कि नहीं है, आपके आ रहे कि नहीं आ रहे। प्रश्न भी इस प्रकार से पूछते हैं, प्रश्न भी इस प्रकार से उठ के आते हैं। जब प्रश्न मैं आपको हल करवाऊंगा तब आपको बहुत बढ़िया समझा दूंगा और भी कि प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं और आपको उसका उत्तर किस प्रकार से देना है। अभी तो आप इसको पढ़ते चलिए, ये चैप्टर आपकी 12th बुक में भी है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों आज की क्लास का टॉपिक हमारा कंप्लीट और लगभग ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है। ठीक है। तो कल हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे, एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। तो तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके समझ में आई होगी और आपसे मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप इस क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। दूसरी बात, जिन लोगों ने फॉर्म आईसीआर का नहीं लगाया है वो बच्चे आईसीआर का फॉर्म भी लगाएं। तीसरी बात, मैंने कल आपको कहा था कि आप जो मैंने कल नंबर लिखाए थे उस नंबरों पे आप अपना नाम, स्कूल का नाम, अपने क्लास लिख करके भेजें, सब्जेक्ट लिख करके भेजें, जिससे हम आपको डेली नोट्स, डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की हम व्यवस्था करें। तो कुछ बच्चों ने भेजा है, लगभग जो बच्चे भेज रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हमारे पास मैसेज आपके आ चुके हैं और जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बेटो अब आप ऐसे बैठो मत, बिल्कुल निश्चिंत होकर मत बैठो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये वही, इस टाइम को देख के मेरे सामने एक थोड़ा सा एक दोहा याद आ जाता है कबीरदास जी का। वो दोहा ये है कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसका मतलब क्या है समझो कि जब हम दुनिया में आए सब हंस रहे थे, हम रो रहे थे। अर्थात जब हमारी एग्जाम डेट आई, कोरोना का कर्फ्यू आया, सब लोग सो रहे लेकिन हम पढ़ रहे थे, सब हंस रहे थे, आहा छुट्टी आ गई बढ़िया 1.5 महीने की, और हम रो रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम पढ़ करके ऐसी करनी कर जाएंगे कि हंसने वाले साल भर रोएंगे और वो जब तक साल भर तक रोएंगे तब तक हमारा फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर का पूरा हो चुका होगा, अर्थात हम बाद में खूब हंसेंगे। तो बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको समझ में आया होगा। मैं यही बात कह के और अपनी क्लास को ऑफ करना चाहूंगा। ठीक है तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ दिन, थैंक यू।